नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। प्रोग्राम में हम लोग बातें खुलकर करते हैं ताकि आपको नए व्यू पॉइंट्स पता चल सके, नई जानकारियां मिल सकें। हमारे साथ आज बहुत सारे मेहमान इस प्रोग्राम में होंगे और मुद्दा वही है जो अहमदाबाद में एक इतना भीषण एयर हादसा हुआ है। एयर इंडिया का जहाज़ क्रैश हुआ और उस जहाज़ के क्रैश होने के पीछे क्या वजह हो सकती है। कल से इस पर आप अलग अलग एक्सपर्ट्स को सुन रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं, उनकी ओपिनियन जान रहे हैं। वैसे तो किसी भी नतीजे पर पहुंचने के लिए हमें जांच रिपोर्ट का इंतज़ार करना पड़ेगा। जांच कॉन्स्टिट्यूट कर दी गई है, लेकिन फिर भी क्योंकि सब एक्सपर्ट्स हैं अपने अपने डोमेन के, पूर्व पायलट हैं, एविएशन एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने सालों साल दशकों तक जहाज़ उड़ाए हैं या जहाज़ कैसे ऑपरेट करता है उसके साथ वो जुड़े रहे हैं, तो उनकी ओपिनियन भी एक इन्फॉर्म्ड ओपिनियन है। तो हम आज उससे जुड़ी कुछ बातें करेंगे। वो जहाज़ खास अच्छी बात इस सारे हादसे में एक यही है कि उसका वीडियो है, जो हमें एक्सपर्ट्स ने कहा, क्योंकि वीडियो है तो उसमें बहुत सी चीज़ें दिख जाती हैं, बहुत कुछ पता चल जाता है। इसको कंपेयर कीजिए आप, कई हादसे होते हैं कि प्लेन गायब हो गया, पता ही नहीं चला कहाँ गया, या किसी पहाड़ी पर जाकर के टकरा गया, तो वहाँ से डेटा निकालना या क्रैश किन हालात में हुआ होगा, उन परिस्थितियों तक पहुँच पाना वो और मुश्किल होता है। शायद यहाँ उतना मुश्किल ना हो। अब ये भी चर्चाएं हैं कि शायद उसका फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर भी मिल गया है, तो उससे और जहाज़ के अंदर जो भी और पैरामीटर्स उस वक्त रहे होंगे उस मशीन के, वो सब और सामने आ जाएंगे, उससे और सहूलियत होगी जांचकर्ताओं को। हमारे साथ इस वक्त प्रोग्राम में एयर वाइस मार्शल संजय भटनागर साहब हैं। सर, बहुत स्वागत आपका। और एयर कमोडोर एस बैल हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत सर आपका। और पूर्व पायलट एहसान खालिद हमें प्रोग्राम में भी ज्वाइन करने जा रहे हैं। सर, क्योंकि बहुत सारी बातें हो चुकी हैं जी, तो कुछ एक्सपर्ट्स को सुनने के बाद, उनकी ओपिनियन जानने के बाद, जो वो वीडियो बता रहा है, हमने सोचा इस प्रोग्राम में आपकी मदद से उस वीडियो को थोड़ा सा हम डिकोड करें। तो आज आप नज़र स्क्रीन पर रखिएगा। आपकी स्क्रीन पर कुछ पिक्चर्स आएंगी, कुछ वीडियोस आएंगे और कुछ हम उस पर सवाल उठाएंगे जो एक्सपर्ट्स के द्वारा ही रेज किए गए हैं, और उस पर हमारे मेहमान अपना कमेंट करेंगे। दो तीन बातें जो वीडियो को देखकर पता चलते हैं, तो मैं आपको पहले वो दो वीडियो दिखा रहा हूं। दोनों अलग अलग जगह से वीडियो बनाए गए हैं। एक सीसीटीवी फुटेज का जो एयरफील्ड के बिल्कुल बगल में लगा हुआ है, वहां से फ्लाइट रनवे पर दौड़ती हुई, उसके बाद टेक ऑफ करती हुई और फिर क्रैश करता हुआ भी सब कुछ दिखाई देता है। और एक जो किसी ने अपनी घर की छत से, जो पहला वीडियो था, आपको सबसे पहले याद होगा, वो वीडियो जब जहाज धीरे धीरे नीचे जा रहा है और फिर ब्लास्ट हो जाता है। तो वो दोनों वीडियो आप एक बार देख लीजिए और फिर हम आपको बताएंगे कि इन वीडियोस में क्या चीज नजर आ रही है ऐसी जिस पर शायद मेरी, आपकी, यानी हम जो एविएशन एक्सपर्ट नहीं है, उन्होंने गौर नहीं किया, लेकिन किसी भी और एक्सपर्ट ने या पायलट ने उस चीज को पकड़ लिया। मैं आपको बताता हूं एक सेकंड में। दोनों वीडियोस आप देखिए एक बार जरा। जहाज दिखाई देता है, जो दाईं ओर वीडियो है आपका, रनवे पर चल रहा है और लिफ्ट करेगा, 625 फीट की ऊंचाई तक जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो जाएगा और फिर एक इमारत से टकरा जाएगा। हमें वो इमारत नहीं दिखती है, लेकिन हमें उसके बाद एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता हुआ दिखाई देता है, एक आग का गोला दिखाई देता है, और वो दोनों तस्वीरों में दिखाई देता है। अब इन दोनों तस्वीरों में से एक जो पहली चीज एक्सपर्ट्स की नजर में सबसे पहले आई, जो उन्होंने नोटिस किया, वो मैं आपको बताता हूं। अगर ये जहाज जब दिखे हवा में, तो आप वीडियो को जरा सा पॉज कर दीजिएगा, फिर मैं दूसरी पिक्चर पर आ जाऊंगा। दोबारा जब ये वीडियो लूप में चलेगा, तो इसके बाद जब हवा में जब ये जहाज दिखाई दे, बस अब इसको इस वक्त रोक दें, अगर इस वक्त रोक सकते हैं तो। आप गौर करेंगे, इस जहाज का आपको बाईं ओर वाली पिक्चर में दिखाई देगा, इस जहाज का जो लैंडिंग गियर है, मतलब इसके पहिए, वो पहिए अभी भी नीचे हैं। अब अगली पिक्चर पर मैं आपको लेकर के जा रहा हूं, जरा दूसरी पिक्चर पर चले जाइए एक बार और। ये दोनों लैंडिंग गियर की जब हम लोग बात कर रहे हैं, नेक्स्ट आपके पास जो पिक्चर आई होगी उस पिक्चर पर जाइए। ये देखिए आप, ये जो आपको लाल गोले में जो आपको दिखाई दे रहा है, ये लैंडिंग गियर है, यानी 3 सेट्स ऑफ व्हील्स वो नीचे दिखाई दे रहे हैं। अब एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे कि अनयूजुअल क्यों है। भैल साहब, ये बिल्कुल अनयूजुअल है, क्योंकि जैसे ही आप टेक ऑफ करते हैं और जब आपका रेट ऑफ क्लाइंब दिखता है वीएसआई के ऊपर, वर्टिकल स्पीड इंडिकेटर के ऊपर, तो सबसे पहला एक्शन जो को पायलट बोलता है, अंडर कैरेज अप, और उसका लीवर जो कैप्टन है वो ऊपर कर देता है। अच्छा। तो सबसे पहला एक्शन यही है, और ये जनरली 5 से 10 सेकंड के अंदर अंदर हो जाता है। ये फर्स्ट एक्शन होता है आफ्टर लिफ्ट ऑफ। आफ्टर लिफ्ट ऑफ हम ये चेक कर रहे हैं कि रेट ऑफ क्लाइंब आ गया कि नहीं आ गया, जहाज ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा, और जब ये
ये आ जाता है तो अंडर कैरेज को ऊपर किया जाता है, लेकिन इसमें अगर देखें बहुत क्लियरली अंडर कैरेज नीचे था। अब मैं आपको एक पिक्चर दिखा रहा हूं, उसमें हमने क्योंकि इसका जो हाइट है या एलिवेशन है वो भी हमने मार्क किया हुआ है। एक 50 फीट वाली एक पिक्चर है, जरा उसको स्क्रीन पर लीजिएगा आप। उसमें आपको दिखाई देगा जब जहाज 50 फीट की ऊंचाई पर था, ये मतलब 50 फीट कितना ही होता है ना, रनवे पे चल रहा है, अभी टेक ऑफ उसने किया और 50 फीट की ऊंचाई तक वो पहुंचा। 50 फीट वाला एक बार ये ले लीजिएगा। इसमें जो आपको दिखाई दे रहा है लिफ्ट ऑफ के बाद 50 फीट तक, नीचे गौर कीजिएगा, 50 फीट वाली पिक्चर में भी जो लैंडिंग गियर है वो अभी भी डाउन है। मतलब क्या, एक्सपर्ट्स को हम सुन रहे थे सर, उन्होंने कहा कि ये काम तो मतलब रिट्रैक्शन का, अंदर चले जाना पहियों का जो है, ये तो ऑलमोस्ट 50 फीट पर कंप्लीट हो जाना चाहिए था, अब तक तो चले जाने चाहिए थे। आप 625 फीट वाली पिक्चर पे ले आइए जरा इसको, 625 फीट वाली पिक्चर, उस पिक्चर में भी आप देखेंगे उसमें भी लैंडिंग गियर डाउन ही है। मतलब ये जितनी मैक्सिमम ऊंचाई तक गया, ये 625 फीट की ऊंचाई तक ही गया था, उसके बाद ये नीचे आना शुरू हो गया। तो 6 से 25 फीट की ऊंचाई तक भी जब ये पहुंचा है तब भी लैंडिंग गियर इसका बाहर ही था, अंदर नहीं गया था। आपके लिए भी सर बिल्कुल अनयूजुअल बात है। बिल्कुल सौरभ, आपने बिल्कुल सही कहा। अंडर कैरेज का पर्पस क्या है? अंडर कैरेज का पर्पस है को ग्राउंड पे रोल करने देने के लिए। जैसे ही हम स्पीड अचीव करी, V1 स्पीड बोलते हैं, रोटेशन स्पीड बोलते हैं, वो सेफ्टी स्पीड होती है, तो दूसरा पायलट कंफर्म करता है V1 अचीव्ड। दोनों पायलट्स में बहुत अच्छा क्रू मैनेजमेंट होता है, क्रू रिसोर्सेज मैनेजमेंट बोलते हैं उसको, CRM बोलते हैं, तो वो बहुत अच्छा तालमेल होता है। तो वो एक दूसरे को हेल्प करते रहते हैं, गाइड करते रहते हैं एक्शन लेने के लिए। जैसे बोलता है रोटेट, वो रोटेट करता है और उसके बाद को पायलट कंफर्म करता है पॉजिटिव क्लाइम। जब बोलता है पॉजिटिव क्लाइम, दैट मीन उसने VSI, जैसे बेल साहब ने बताया, उसने बोला पॉजिटिव क्लाइम और बाहर विजुअल इंडिकेशंस देखी, यस पॉजिटिव क्लाइम, तो कैप्टन बोलेगा अंडर कैरेज अप, अंडर कैरेज अप, दैट इज द टाइम वो अंडर कैरेज। ये सब पूरा काम 5 कमांड देता है कैप्टन, 5-10 सेकंड में हो जाता है, कमांड कैप्टन देगा और को पायलट एक्चुअली उसको एग्जीक्यूट करेगा एक्शन। जी हाँ, तो ये करीब 50 फीट के अंदर हो जाता है, बिकॉज अंडर कैरेज का काम खत्म हो गया अभी। उसके बाद ये दोनों अंडर कैरेज उसके बाद सिर्फ ड्रैग दे रहा है, एक तरह से उसकी रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, उसकी एक्सेलरेशन को, उसकी स्पीड बढ़ने को, हवा की रेजिस्टेंस को बढ़ा रहा है। जी हाँ, जहाज को आगे ले जाने में मतलब एंटी फोर्स काम कर रही है, बाधा है अभी, बाधा है, उसका काम खत्म है, काम खत्म हो गया, इसको अंदर ही होना चाहिए। और अब मैं आपको एक्चुअली नॉर्मल टेक ऑफ के बाद ये व्हील्स कैसे अप होते हैं, हमने उसका एक वीडियो निकाला, वो आपको मैं दिखाता हूं। एक आपकी स्क्रीन पर 2 विंडोज में आपको अलग अलग तस्वीरें दिखाई देंगी, एक इस एयरक्राफ्ट की और एक नॉर्मल लिफ्ट ऑफ के बाद जैसे आप देख रहे हैं। ये बाईं ओर वाली पिक्चर में जहाज उड़ा, उड़ते ही ये जो उसके पहिए हैं ये अंदर फोल्ड होना शुरू हो गए। ये एक नॉर्मल टेक ऑफ की परिस्थिति है। और दूसरी परिस्थिति आप राइट साइड में देख रहे हैं जो इस जहाज के साथ अहमदाबाद में हुआ। तो एक कंफर्म है कि इस जहाज के पहिए अंदर नहीं गए थे जो हो जाने चाहिए थे। अब सवाल है ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये बड़ी बात है। अभी सर ने बताया कि पहली बात को पायलट बोलेगा कि आपने शब्द पॉजिटिव क्लाइम, कैप्टन कहेगा अंडर कैरेज अप, को पायलट ने ना कहा हो, नॉर्मल क्लाइम नहीं हो तो नहीं बोलेगा। तो फिर वंस अगेन ये तालमेल की बात है, वो नहीं करेगा तो कैप्टन खुद रियलाइज करेगा कि भाई ये तो काफी टाइम हो गया, क्यों नहीं बोला इसने अभी तक, तो क्रॉस चेक करने को बोलेगा उसको, खुद बोलेगा, वो वर्टिकल स्पीड इंडिकेटर VSI देखेगा, वो खुद बोलेगा, कम ऑन, प्रॉम्प्ट करेगा। को पायलट नहीं बोलेगा तो कैप्टन तो बोलेगा ही। दोनों का ये एक तरह से क्रॉस चेक सिस्टम है। और को पायलट का ना बोलना भी कोई वैसी बात नहीं, मतलब ये पायलट क्यों का नहीं इंस्टिंक्टिव रिएक्शन है। आपको जो बहुत ज्यादा फ्लाई करते हैं, जिसने 8200 घंटे कर रखे हैं कैप्टन सुमीत ने, तो ये इंस्टिंक्टिव एक्शन होता है जैसे ही आप टेक ऑफ करते हैं। तो इसमें ज्यादा सोचना भी नहीं पड़ता। हाँ, वो वेट ही कर रहा होता है कि बस VSI क्लाइम दिखाए, वर्टिकल स्पीड इंडिकेटर, और इमीडिएटली ये कॉल आती है। और दूसरा तो ये जो इतनी बेसिक चीज है जो आपने कहा इंस्टिंक्ट में आ जाती है, सोचना भी नहीं पड़ता जिस चीज के लिए, जिस कमांड के लिए, क्यों नहीं हुआ ये काम? देखिए, इसमें बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहला रीजन है कुछ ऐसी इमरजेंसी हुई है जिसकी वजह से उनका ध्यान इमरजेंसी पे चला गया है, ना कि अंडर कैरेज को रिट्रैक्ट करने में। B, अगर उनका इंजन फेलियर हुआ है तो भी अंडर कैरेज रिट्रैक्ट नहीं हो सकता। C, कोई ऐसा इवेंट जो उस समय हुआ है जिसके अंदर उनको उसका एक्शन पहले लेना है, तो वो अंडर कैरेज रिट्रैक्ट नहीं हो सकता। ये फंक्शन इंजन से जुड़ा हुआ है सर, क्या भटनागर साहब? जी हाँ, ये अगर दोनों इंजन फेल हो गए तो उसका हाइड्रोलिक अवेलेबल नहीं होगा उनके पास, तो उसके कारण अंडर कैरेज और कोई भी और सर्विसेज ऑपरेट नहीं हो पाएंगी। तो कुछ तो ऐसा हुआ है उस समय जिससे उनकी अटेंशन ड्रॉ हुई है किसी उस इवेंट की तरफ,
आई एम नॉट जिससे सेइंग कि undercarriage- इंजन फेल ही हो गए, लेकिन अगर इंजन फेल हो जाएंगे दोनों इंजन, कुछ भी हो सकता तो ये अंडर कैरेज अंदर नहीं जाएगा। कुछ भी हो सकता है उस समय बर्ड्स हो, उस समय कुछ और एक्टिविटी आ गई हो जिसने दोनों पायलट्स की अटेंशन उधर ड्रॉ कर ली है, जिसके कारण वो अंडर कैरेज आपका इवेंट अब ये जरा इसकी बात कर लेते हैं सर, ये जो इंजन वाली बात है, क्योंकि ये चर्चा बहुत चल रही है कि इंजन बंद हो गए दोनों। मतलब आम आदमी सोच रहा है यार इंजन बंद हो गए इसलिए जहाज गिर गया। एक तो दोनों इंजन, हमने जो सुना दोनों इंजन एक जहाज के एक साथ शट डाउन हो जाना, वो एक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबिलिटी है। ऑलमोस्ट इम्पॉसिबिलिटी, नामुमकिन तो संसार में कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी इंजन क्यों बंद हो सकता है, इसके दो बड़े रीजंस हमें बताया, बाकी एक्सपर्ट्स उस पर एलैबोरेट करेंगे। पहला, बर्ड हिट, कोई पक्षी चला गया इंजन के अंदर, लेकिन वो भी दोनों इंजन में जाएगा। ये भी एक अजीब बात होगी कि दोनों इंजन में पक्षी घुस गए और दोनों इंजन उसकी वजह से बंद हो गए। जब कोई पक्षी घुसता भी, अब इस तस्वीर को आप देखिएगा, और वो वीडियो जो हमने चलाया था, वो वीडियो ही प्ले कर दीजिए आप दोबारा। तो एक्सपर्ट्स ने कहा कि अगर पक्षी घुसेगा तो कुछ चिंगारी निकलेगी पीछे से, कुछ लपट दिखेगी, कुछ होगा जो इससे पता लगेगा कि इंजन के अंदर कुछ ऑब्स्ट्रक्शन गया है। तो आप हमारे पास तो फिर भी वीडियो जो है पीछे से, तो और बेहतर एक लाइन ऑफ साइट मिलती है, तो पता लगता है कि इंजन के अंदर कुछ गड़बड़ हुई है। लेकिन इस वीडियो में ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। दूसरी, मैं आपको अगर उस वक्त का आसमान भी अगर आप देखें, क्योंकि हमारे पास अच्छा ये एक एंगल है इस वीडियो का जो स्काई कॉन्ट्रास्ट है, एक बार आप देखेंगे आप जरा, आसमान में कहीं कोई पक्षियों का झुंड, ऐसी कोई चीज दिखाई नहीं देती। और हमें बता रहे थे दिन में बहल साहब थे कि ये सारी चीजें पहले ही टेकन इनटू अकाउंट होती हैं कि आसमान में कोई पक्षियां तो नहीं मंडरा रहे हैं, कोई झुंड तो नहीं है, कोई। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एयर ट्रैफिक कंट्रोल की कि जो आगे का रास्ता है, जो फ्लाइट पाथ है, वो क्लियर हो बर्ड्स के लिए। तो ज्यादातर ऐसे जो बर्ड हिट होते हैं वो थोड़ी सी हायर हाइट पे होते हैं। टाइम भी वही था 1 to 130, जहां पे फ्लॉक्स चढ़ते हैं चीलों के और ऊपर जाते हैं, पर ये हाइट तो बहुत लो है। तो लो भी। अब आसमान देखिए जरा, आसमान बिल्कुल बिल्कुल क्लियर साफ दिखाई दे रहा है इस वक्त। मतलब कोई ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं दिखाई दे रहा कि कोई बर्ड हिट जैसी चीज इसके साथ हुई हो जिसकी वजह से इंजन्स दोनों बंद हो गए। हमने जो अपनी यहाँ अभी प्रोग्राम शुरू किया तो पहली चीज जो है हमने डिस्कस की कि लैंडिंग गियर डाउन था, उसको अंदर हो जाना चाहिए था। अगर इंजन काम नहीं कर रहे हैं तो वो लैंडिंग गियर अंदर नहीं जाएगा। इंजन बंद क्यों होगा? पहला रीजन बर्ड हिट। इस तस्वीर में बर्ड हिट जैसी कोई चीज नहीं दिखाई देती। दूसरी चीज जिसकी वजह से इंजन बंद हो सकते हैं वो है कि आपका जो फ्यूल डाला गया है जहाज के अंदर वो कंटामिनेटेड हो। मैं कुछ एक्सपर्ट्स को सुन रहा था, उन्होंने कहा कंटामिनेटेड फ्यूल मे लीड टू टेम्परेरी और फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन इंजन का बंद हो जाना। लेकिन फिर उन्होंने कहा अगर ऐसा होता तो वो जो रनवे पर चल रहा है उसको रनवे पर एहसास हो जाता है इस बात का कि मेरा इंजन ठीक से काम नहीं कर रहा है, कोई प्रॉब्लम है मेरे इंजन में। उसको रनवे पे तो पायलट को तो कुछ पता लगा नहीं। बिल्कुल, दोनों इंजन सही काम कर रहे थे। ये डाउट तो काफ़ी बार आता है क्या रीज़न था कि उसके बाद एकदम से लॉस ऑफ थ्रस्ट हो गया और एयरक्राफ्ट नीचे सिंक करने लगा। वो डाउट तो कई बार आता है। बट ये भी बात सही है कि जो रनवे में जो टेक ऑफ पे रोल किया है वो तभी रोटेट करेगा जब वो उस स्पीड के लिए, उस वेट के लिए, उस टेम्परेचर कंडीशन के लिए वो स्पीड अचीव हो जाएगी। जब वो स्पीड अचीव हुई तब उसने रोटेट किया है और एयरक्राफ्ट अभी ऊपर क्लाइंब करना शुरू कर दिया है। तो इनिशियल क्लाइंब ठीक है, तब तक इंजन मेरे को लगता है 100% सही था, तब तक इंजन में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, जब तक जमीन पे था, तब तक नहीं था। ये सौरभ जी निकल के आएगा एफडीआर में एग्जैक्टली, बिकॉज डिजिटल रिकॉर्डिंग है, मिली सेकेंड तक रिकॉर्ड होता है और क्लियरली निकल के आएगा कि क्या प्रॉब्लम अगर हुई इंजन में तो कहाँ से हुई है, किस इवेंट से हुई है, किस एग्जैक्ट टाइमिंग से हुई है, वो क्लियरली निकल के आएगा। बट जिस तरह से टेक ऑफ रोल का जितना स्ट्रेच दिखाया गया है और वहाँ पे स्पीड अचीव करने के बाद उसने रोटेट किया है, दैट मीन्स वहाँ तक सब कुछ सही था। और ये मतलब कोई खराब तेल या आसमान में पक्षी घुस जाना है इंजन में, उसके अभी तक कोई प्रूफ्स, तो विजिबल प्रूफ्स दिखाई नहीं देते जो हम लोग पहली नजर में देख रहे हैं। अब एक तीसरी चीज की बात एक्सपर्ट्स कर रहे हैं और वो ज्यादा टेक्निकल है इसलिए वो ज्यादा बोले, बस मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ आपके लिए। वो जो डैने होते हैं, जो पंख जो होते हैं विंग्स जहाज के, हमने भी कई बार विंडो सीट पे बैठे हैं तो देखा तो, लेकिन कभी किसी से पूछा नहीं कि ये क्या फंक्शन होता है। आपने देखा होगा कि आप जहाज पे कई बार बैठे हुए हैं, तो मैं अगर स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ऐसे कर, ये विंग है तो ये विंग के पीछे से कभी विंग का एक एक्सटेंशन निकलता है ऐसे। सर मैं ठीक गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? बिल्कुल सही कह रहे हैं। विंग के पीछे से एक एक्सटेंशन रिलीज होगा और उसका मूवमेंट जो है वो डाउनवर्ड होता है ऐसे, ये बाहर की तरफ निकलता है और फिर डाउनवर्ड जाता है। इसको फ्लैप्स कहते हैं, जो मैंने समझा एक्सपर्ट से। और इस फ्लैप्स को डिप्लॉय किया जाता है टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त अलग अलग मात्रा में। कितना नीचे जाएगा ये
पायलट डिसाइड करता है, और कितना लैंडिंग में, कितना टेक ऑफ पे, वो सब उसकी फ्लाइंग स्कूल में सिखाया जाता है। तो इस वक्त देख करके जो विंग्स दिखाई दे रहे हैं, क्या आप कह सकते हैं कि वो फ्लैप्स जो हैं वो बाहर निकले हुए हैं या नहीं निकले हुए हैं? वो निकले होने चाहिए थे टेक ऑफ के लिए। क्या ये तस्वीर बताती है कि वो निकले हैं या नहीं निकले हैं? अभी इधर से देखना वैसे बहुत ही मुश्किल लग रहा है, लेकिन जो फर्स्ट इंप्रेशन आता है, क्योंकि कई बार क्या होता है आपका गट फीलिंग देखते ही दिख जाता है, तो ऐसे लग रहा है कि फ्लैप्स शायद नीचे नहीं है। इसका मतलब है जो फ्लैप्स होते हैं वो ज्यादातर ऐसे आते हैं, कर्व। और वो क्यों यूज करते हैं हम? जब अंडर कैरेज डाउन होता है और जब हम लैंडिंग के लिए आ रहे होते हैं, तो हमें चाहिए ज्यादा लिफ्ट लेकिन कम स्पीड, ताकि जब हम टच डाउन करते हैं रनवे के ऊपर हमारी स्पीड कम हो। और उसके लिए लिफ्ट अगर ज्यादा बढ़ाना है तो हमको केम्बर जो होता है, जो आगे का विंग का केम्बर है, उसको बढ़ाना है। इस तरीके से हम उस केम्बर को बढ़ाते हैं। सरल भाषा में वो आपको जो है वो बाहर निकालना पड़ेगा, वो नीचे की तरफ झुका होगा। नीचे की तरफ झुका होना चाहिए। तो और यही टेक ऑफ के समय, ये टेक ऑफ के समय भी हम करते हैं, लेकिन लैंडिंग के समय में उसका केम्बर ज्यादा चाहिए होता है और टेक ऑफ के समय में हम कम होता है। वो डिपेंड करता है अलग अलग एयरक्राफ्ट पे कितना 5 आपकी डिग्री गट फील कह रही है कि वो फ्लैप जो है वो बाहर नहीं था, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं जो होना चाहिए, जो होना चाहिए था। सर आपको क्या लगता है? हाँ, ये डाउट आता है बिकॉज ये बहुत अच्छा क्लियर भी पिक्चर नहीं है, बट ये बेस्ट अवेलेबल है आजकल जो हमको दिख रहा है, और चैनल्स पे भी आ रहा है और कई सोशल मीडिया में कई जगह डिस्कस हो रहा है। तो उससे तो ये प्रतीत होता है कि फ्लैप्स में कई सारी सेटिंग होती है सौरभ जी, 5, 15, 20 तक जाते हैं, ऐसे डिपेंडिंग ऑन एयरक्राफ्ट टू एयरक्राफ्ट। तो वो डिपेंड करता है इस एयरक्राफ्ट का वेट कितना था, कितना फ्यूल टोटल कितना कैरी कर रहा था, टेम्परेचर कितना था, रनवे का स्लोप कितनी थी इफ एट ऑल, और विंड डायरेक्शन वगैरह क्या था, ये सब फीड करते हैं। तो कंप्यूटर जनरेट करके बताता है कि आज की सॉर्टी के लिए, इस कंडीशन के लिए आपको 5 डिग्री फ्लैप रखना पड़ेगा, या और वो इलेक्ट्रॉनिक चेकलिस्ट में हो जाता है जो दोनों के पास होती है और अप्रूव्ड होती है। उसके बाद वो दोनों उसके हिसाब से काम करते हैं, वही अपलोड हो जाती है एयरक्राफ्ट कंप्यूटर में भी। तो उसके बाद बट फ्लैप डिप्लॉय होता तो जरूर है ना सर टेक ऑफ पे? ओके, तो ऐसा ये सब इलेक्ट्रॉनिक एयरक्राफ्ट हैं, ये लेटेस्ट एयरक्राफ्ट हैं। इसमें चेक्स प्रोसीजर्स ऐसे हैं कि जब आप फ्लैप्स को, अगर इस कंडीशन में आपको इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ने बताया कि आपको 5 डिग्री फ्लैप चाहिए, तो आप टैक्सी आउट नहीं कर सकते 5 डिग्री फ्लैप के बिना। आप रनवे में एंटर ही नहीं कर सकते फ्लैप के बिना। आप 100% अपना आरपीएम खोलेंगे, वो रेड वार्निंग आएगी, बोलेगी आपके फ्लैप्स डाउन है। सो देयर आर सिस्टम्स चेक्स बिल्ट इन। ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात और बताई सर ने कि फ्लैप बाहर होना चाहिए था। अगर कंप्यूटर ने कहा कि फ्लैप 5 पे, आपने कहा सेटिंग 5 पे होना चाहिए, और वो नहीं आपने किया है, और आप उसके बिना आपने जहाज को चलाना शुरू किया, तो वार्निंग्स आनी शुरू हो जाएगी कॉकपिट के अंदर। सो सौरभ, इन फोटो से देखना बड़ा मुश्किल है, मतलब असेस करना एकदम थोड़ा डिफिकल्ट है कि पायलट तो इग्नोर कर ही नहीं सकता। अगर ऐसा होता तो पायलट एक वार्निंग्स इग्नोर क्यों करता? नहीं करता, बिल्कुल नहीं कर सकता। तो फिर फ्लैप्स क्यों नहीं है? इसमें एसेस करना बड़ा मुश्किल है कि फ्लैप्स डाउन है कि नहीं है, थोड़ा मुश्किल है यहाँ से एसेस करना। अरे मान लीजिए दोनों कॉम्बिनेशन 5 डिग्री इज हार्डली एनी एंगल। 5 डिग्री आप पीछे से देख रहे हैं, 5 डिग्री हार्डली एनी एंगल। और जो इस समय है एयरक्राफ्ट का एटीट्यूड ऐसे है कि वो ऊपर उठ रहा है, लिफ्ट जनरेट कर रहा है, एंगल उसका ऐसा है, और उसमें अगर फ्लैप्स भी 5 डिग्री आए तो ज़्यादा फर्क नहीं पता चलेगा। आप फिर भी सर्टन है कि फ्लैप्स नहीं थे इसमें? सर बेल साहब, गट फीलिंग मेरी यही कहती है कि शायद फ्लैप्स को रिट्रैक्ट कर दिया गया था आफ्टर टेक ऑफ। वो फीलिंग, या फिर ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि उसने टेक ऑफ किया हो विदाउट फ्लैप्स। फ्लैप्स से टेक ऑफ किया, और गट फीलिंग लग रही है कि शायद उसने रिट्रैक्ट कर दिया फ्लैप्स। तो ये कितना अनकॉमन है कि टेक ऑफ करते ही फ्लैप्स वापस ले लिए जाएंगे? ये तो नॉर्मली होता नहीं है। ये भी नहीं होता? नहीं। तो फिर ये सारी अनयूजुअल चीजें डिफिकल्ट है। मेरे को मैं शॉर्ट नहीं बोल सकता कि फ्लैप्स अप हैं, मतलब नहीं। आप कह रहे हैं सर्टन नहीं है, ये कह रहे हैं कि उनको लगता है कि बिल्कुल कि फ्लैप्स नहीं डिप्लॉयड थे। बट मैं कह रहा हूं कि दोनों अगर है तो अनयूजुअल चीजें हैं। जी हाँ, ये दोनों अनयूजुअल चीजें, और जो आपने कहा कि वो मशीन आपको वार्निंग देगी कि डिप्लॉय कीजिए, आपको उसको ओवरराइड करना पड़ेगा अगर फिर आपको करना है, तो वो क्यों करेगा पायलट? तो मेरी लिमिटेड नॉलेज से, बिकॉज 787 हमने फ्लाई नहीं किया है, तो मेरे ख्याल से ये सिस्टम है, उसमें फुल प्रूफ सिस्टम है, उसमें चेक्स प्रोसीजर्स में ऐसे है कि वो वार्निंग्स वगैरह आएंगी ऐसे सिस्टम में। अब हम जो इंजन की बात कर रहे थे, जैसे सबने कहा कि भाई दोनों इंजन एक साथ शटडाउन हो जाना बर्ड हिट की वजह से, किसी वजह से, बड़ा अनयूजुअल है। 1 in a billion चांस कि दोनों इंजन एक साथ शटडाउन हो जाए।
उसका भी एक साइन बताया गया कि मान ले एक इंजन जो है वो बंद हो जाता, एक चल रहा है और एक इंजन बंद हो गया, तो एक वो अपने पास हमारे पास एक पिक्चर है जिसमें एक फ्लैट लाइन जहाज के नीचे आपको दिखाई देती है। वो बेसिकली आपको जहाज का टिल्ट है या नहीं है ये बता देगा। अगर एक इंजन चला गया आपका तो एक्सपर्ट्स बताते हैं कि वो किसी एक तरफ जाएगा जहाज। बिल्कुल, अब ये डिपेंड करता है कौन सा इंजन गया है, लेकिन जो भी इंजन जाता है, अगर सपोज इस साइड का इंजन है, इस साइड का नहीं है, और डिपेंडिंग ऑन कैसे रोटेट कर रहा है तो वो यॉ करता है जहाज। यॉ का मतलब है डायरेक्शन चेंज करता है और साथ साथ में विंग ड्रॉप भी होता है, और वो बहुत बहुत ही प्रोमिनेंट होता है। ये ऐसा नहीं होगा कि हल्का सा विंग ड्रॉप होगा, ऐसा इसमें कुछ नहीं, इतना विंग ड्रॉप नहीं, इससे ज्यादा होगा, काफी ज्यादा होगा अगर एक इंजन चला जाता है तो कहीं ना कहीं। और पायलट्स कभी भी इतने फास्ट नहीं हो सकते कि वो उसको बिल्कुल भी यॉ ना होने दे। मतलब ये तो बहुत कम यॉ हुआ है और बहुत कम इसका रोल आया है। तो ऐसा नहीं लग रहा कि सिंगल इंजन है, ऐसा लगता है कि दो इंजन के में पावर लॉस या तो दोनों इंजन काम कर रहे हैं या दोनों ही नहीं कर रहे। नहीं कर रहे, बिल्कुल। एक इंजन चल रहा है, एक बंद है, ऐसी सिचुएशन नहीं लगती सर। अब जैसे दो इंजन हैं और समझ लो लेफ्ट वाला इंजन बंद हो गया तो राइट वाले ने यॉ दिया। मैं एक्सट्रीम केस दिखा रहा हूं, राइट वाले ने यॉ दिया, ये यॉ कॉज करेगा रोल को, तो एक क्राउड रोल होगा, ठीक है, झुकेगा, एक तरफ झुकेगा। नाउ पार्डन माय सेइंग, बट इस फोटोग्राफ में एक्चुअली एक एंगल से लिया गया, पीछे से लिया है, एंगल से लिया गया है, तो ये मे नॉट बी, ये राइट क्राइटेरिया नहीं है, कंक्लूसिव नहीं लग रहा, उसमें हेल्प नहीं करेगा एसेस करने में, बिकॉज इस काम से नहीं लिया गया था फोटोग्राफ, ये तो किसी एमेच्योर ने लिया फोटोग्राफ, तो ये इसको असेस करना कि ये यॉ हुआ है और थोड़ा सा राइट वाला विंग ऊपर दिखा रहा है वगैरह, इट्स नॉट रियली राइट। बट एक्चुअल बात यह है सौरभ कि ये सारे मॉडर्न एयरक्राफ्ट हैं, ये सेफ्टी स्पीड अचीव करते हैं ग्राउंड पे, जो मैं बोल रहा हूँ V1 स्पीड। वो स्पीड किस लिए कैलकुलेट करते हैं कि अगर क्रिटिकल इंजन फेल हो गया, दोनों में से एक क्रिटिकल इंजन होता है, डिपेंडिंग ऑन किस साइड ऑफ रोटेशन ऑफ इंजन हैं, जिस साइड रोटेशन ऑफ इंजन है वो ज़्यादा क्रिटिकल होगा। तो एनीवे, सो वो क्रिटिकल स्पीड कंट्रोल कैलकुलेट करता है। जब क्रिटिकल स्पीड अचीव हो जाती है ऑन द ग्राउंड, तभी वो V1 पे जाता है और तभी वो पायलट रोटेट करता है। उसके बाद अगर एक भी इंजन गया, एयरक्राफ्ट में इतनी शक्ति है, इतनी थ्रस्ट है कि वो थ्रू आउट फ्लाई कर सकता है, अब ऑलमोस्ट अपने डेस्टिनेशन तक जा सकता है, वापस आ सकता है, बहुत मेजर काम कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लाइंब को कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन उस समय सिर्फ उसका यॉ को कंट्रोल करना पड़ेगा और उसका रोल को अगर होता है वो उसको भी कंट्रोल। इस वक्त अगर एक भी इंजन चल रहा होता तो पायलट एब्सोल्युटली फ्लाइट कंटिन्यू होती। तो जैसे बहल साहब कह रहे थे शुरू में, हो सकता है दो इंजन गए हों किसी वजह से, वो कुड बी अ रीजन। इसमें सौरभ एक चीज आ जाती है कि जैसे ही हम V1 स्पीड लेते हैं, वो उसका डिसीजन स्पीड होता है कि उसको अबॉर्ट करना है कि नहीं करना। ये बहुत क्रिटिकल है, और अगर उसने अबॉर्ट नहीं किया, इसका मतलब उस समय पे दोनों इंजन काम कर रहे थे। VR पे वो रोटेट करता है, तभी R का वर्ड ही मतलब होता है रोटेट, तो उस पे रोटेट करता है, यानी कि वो स्पीड आ गई है। और अलग अलग पायलट अलग अलग देख रहे हैं, जो फ्लाई कर रहा है दूसरा उसको मॉनिटर कर रहा है, तो इसमें गलती हो नहीं सकती है। मतलब ये कि वो टेक ऑफ स्टेज पर इंजन चल रहा है तभी वो टेक ऑफ कर पाया। बिल्कुल। अब इसको कोरिलेट करिए जो बच गया था आदमी, और उस कहता है कि उठा जहाज ऊपर जाने के लिए और फिर रुक सा गया। इसका क्या मतलब है? उसको भी फील हुआ कि जहाज के शायद पावर एकदम चली गई है। ये मैं इंटरप्रिटेशन, उसकी इनडायरेक्ट इंटरप्रिटेशन उसकी बात से कह रहा हूं। जमीन पे दौड़ते हुए इंजन चल रहे हैं जहाज के, तभी वो दौड़ पा रहा है और तभी वो लिफ्ट हो पा रहा है, और वो स्पीड आ रही है और उस एक्सीलरेशन के साथ आ रही है, और 40 सेकंड हवा में जाके फिर इंजन बंद हो रहा है। ये लग रहा है। अब मैं सर आपको एक ऐसी चीज बता रहा हूं जिसकी कंफर्मेशन मेरे पास नहीं है, तो चलिए तस्वीरों पर और वीडियोस पर हमने बात की। एक सीनियर जर्नलिस्ट ने जो कैप्टन के फाइनल वर्ड्स ATC को बताया के लिए बोले हैं कि उन्होंने ये कहे थे, और सेक ऑफ क्लैरिटी पे बोल भी देता हूँ, बरखा दत्त जी ने ये ट्वीट किया था। और उनके वर्ड्स हैं कि उन्होंने, जो कैप्टन थे सुमित सबरवाल, उनकी फ़ोटो के साथ ये शब्द जो है वो ट्वीट किए थे, एक्स पर लिखा था। उन्होंने लिखा था कि दिस इज़ कैप्टन सुमित सबरवाल हुज लास्ट मैसेज वॉज मे डे। यहाँ तक तो सबने बताया, मे डे, नो थ्रस्ट, लूजिंग पावर, अनेबल टू लिफ्ट। रिपीट, मे डे, नो थ्रस्ट, लूजिंग पावर, अनेबल टू लिफ्ट। नो थ्रस्ट का मतलब क्या? नो थ्रस्ट का मतलब होता है कि कोई भी थ्रस्ट जहाज में नहीं आ रही, पावर नहीं आ रही। इसका मतलब दोनों जो देयर इज अ सिवियर पावर लॉस दोनों इंजन में हुआ है। सौरभ जी, मैं यहाँ आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जो मैक्सिमम फेटल एक्सीडेंट्स हैं,
फेटल एक्सीडेंट, मैं सारे एक्सीडेंट्स की नहीं बात कर रहा, बट जब हम फेटल एक्सीडेंट्स की बात करते हैं तो 49% लैंडिंग फेज में होते हैं और 14% जो है वो टेक ऑफ के फेज में होते हैं। यानी कि ये फेज इसलिए क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें जब आप टेक ऑफ करते हैं तो ग्राउंड के पास है, बिल्कुल आपके पास रिएक्शन टाइम नहीं है, आपको जो भी करना है बहुत जल्दी करना है। और अगर आपके दोनों इंजन फेल हो जाते हैं तो आपका, खासकर जो बिल्डिंग्स आसपास हैं, आपका बचने का चांस बहुत ही अगर कैप्टन ने बोला नो थ्रस्ट ईटीसी को, नो थ्रस्ट, सौरभ, डज इट मीन इंजन्स आर नॉट वर्किंग? सौरभ, जैसे आप ये बता रहे थे तो मैंने आपको टाइम आउट किया अपने तरीके से, 1001, 1002, तो जो पूरा आपने सेंटेंस बोला मेडे मेडे, ट्रेनिंग ऐसी है 3 बार कॉल करना होता है, 3 बार किया, टोटल अबाउट 6 सेकंड्स लिया। 6 सेकंड कहाँ थे उसके पास? प्रॉब्लम जहाँ से शुरू हुई, जहाँ से हमने देखा एयरक्राफ्ट सिंक होने के बाद, उसके बाद मुश्किल से 15-20 सेकंड थे। उसमें उसने अपने मेडे 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 अनाउंस किया है, उसके बाद ये स्पेसिफिक कॉल दिया है। ये कभी क्लियर भी किसी ने, आपको नहीं लगता कि वो ऑफिशियल उसमें इतना वक्त उनके पास था कि वो कह पाते? वो हैंडल कर रहा होगा इमरजेंसी सिचुएशन जो वो कॉम्बैट कर रहा है उस समय, जो उसके सामने पैरामीटर्स हो रहे हैं, जो ग्राउंड पे बिल्डिंग है वो पास आ रही हैं, उसके बाद 250 करीब लाइव्स हैं उसके पीछे, और उसकी इतनी ट्रेनिंग है, वो सब रिकॉल करके वो सब एक्शन ले रहा है। उसको एयरक्राफ्ट वो ये भी सोच रहा होगा, अगर मेरे को नीचे जाना तो किस साइड जाऊँ, लेफ्ट जाऊँ, राइट जाऊँ, कहाँ मैं अपने सेफ एक तरीके से बचा सकता हूँ लोगों को, इम्पैक्ट थोड़ा मिटिगेट करके कैसे भी। तो इतना टाइम नहीं इतनी लंबी कॉल देने का, जस्ट मेडे मेडे कॉल दे दी, वो भी बहुत बड़ी चीज़ है। एटलीस्ट उन्होंने मेडे मेडे इसलिए दी सो दैट बाकी कुछ एजेंसी वो रिएक्ट कर सकें फास्ट। इतना लंबा कॉल हुआ ये तो मैंने कहीं सुना नहीं। आपस में बात कर बोल रहे हैं, मतलब वो एक कैप्टन को पायलट को बोल रहा हो, अगर वो बोलता तो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर के अंदर होगा, वो जो आरटी कॉल है, रेडियो ट्रांसमिशन कॉल है, उस पे नहीं होगा। और रेडियो ट्रांसमिशन कॉल जो है एयर ट्रैफिक कंट्रोल के अंदर रिकॉर्ड की जाती है। अभी एक बार हम फिर से क्या वो वीडियो देखें, मैं आपको एक चीज हाईलाइट करना चाहता हूं। वीडियो चला दीजिए। जैसे ही वो टेक ऑफ करता है जी, और आपको वो, हाँ ये वीडियो ठीक है, इसमें आपको अभी रनवे पर जो है वो नहीं किया, और मैं वो वही वीडियो, उसी वीडियो को प्ले कीजिए प्लीज। और मैं आपको वो जो सर्वाइवर है उसका रिलेट कराना चाहता हूं इस वीडियो के साथ। ये देखिए, अब जहाज टेक ऑफ कर रहा है, और जो मैं आपको कह रहा था ना, जो पीछे से जैसे हल्का सा वो हॉट सी स्मोक प्यूम आता है, स्मोक नहीं है बट फीलिंग आती है शिमर की। और टेक ऑफ करने के बाद जब जहाज ऊपर जा रहा है, अभी आप देखिएगा, अभी नॉर्मल चढ़ रहा है और फिर एकदम जैसे वो कहता है ना, रुक सा गया जहाज। अभी आप फीलिंग आएगी यहां पर, ये देखिए सर, ये ऐसे लग रहा है जैसे रुक सा गया जहाज, और फिर उसके बाद से नीचे शुरू। प्रॉब्लम यहीं से शुरू हुई है। जो आपने कहा, जो मतलब हम भी देखते हैं कभी, अगर मान लें एयरपोर्ट पर इंजन अगर ऑन है आपके जहाज का, और नीचे कई बार ऑन ही होता है, कई बार जब आप जहाज में चढ़ रहे होते हैं तो पीछे जो है वो कुछ, आप जो आपने कहा शिमर सा दिखाई देता है। आपने तो कभी वीडियोस में भी देखा होगा, इंजन के जस्ट पीछे जहां से एग्जॉस्ट आता है, फ्यूम्स सी लग रही हैं, जैसे कुछ ना कुछ निकल रहा है, जैसा कभी पेट्रोल पंप पर दिखाई देता है हमको, फ्यूम्स जैसा दिखाई देता है, वो इसके इंजन के पीछे से नजर आएगा। तो आप कह रहे हैं वो नहीं नजर आ रहा, अगर इंजन चल रहा होता तो दिखता। और दूसरी चीज जो मैं आपको हाईलाइट कर रहा था, ऐसे चलते चलते एकदम लगता है कि वो रुक सा गया है, जैसे उसने कहा है, और उसके बाद से वो नीचे आना शुरू। रुकना भी इंडिकेशन दैट की पावर नहीं है उसके पास। बट देन उसके बाद सवाल आता है कि ऐसे हजारों जहाज हैं दुनिया में, 787 की 14 साल से चल रहे हैं, कभी ऐसा कोई वाकया नहीं आया कि दोनों इंजन उसके एक साथ बंद हो गए हों। और बहुत एडवांस जेट माना जाता है, बहुत सेफ्टी स्टैंडर्ड्स इसके हाई हैं, ऐसा जहाज़ माना जाता है। देन सर, हाँ, इसका बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। अभी तक करीब 1200 एयरक्राफ्ट सर्कुलेशन में है जो फ्लाई कर रहे हैं डिफरेंट एयरलाइंस के साथ, 80 एयरलाइंस के साथ लोग बोल रहे हैं फ्लाई कर रहे हैं, और किसी में डबल इंजन फेलियर की कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई अभी तक, आज तक। और ये प्लीज़, हाँ, और तो ये एक हो सकता है रेयरेस्ट ऑफ द रेयर इंसिडेंट हो, या फिर ऐसा तो कहीं कभी हुआ नहीं इसमें जहाज में, और बहुत सेफ रिकॉर्ड है इसका। 787 का अभी तक कोई मेजर कैट 1 या कैट ए जैसे बोलते हैं वो एक्सीडेंट नहीं हुआ है अभी तक, लेकिन इंसिडेंट्स बहुत सारे हुए हैं।
और इसके सेफ्टी रिकॉर्ड पे क्वेश्चन उठाए गए हैं। यहां तक कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी उठाया है, FAA ने भी उठाया है, और FAA के कई ऑप ऑडिट जो होते हैं या टेक्निकल ऑडिट होते हैं वो फेल कर चुकी थी ये कंपनी। तो कहीं ना कहीं इश्यूज, प्रश्न उठते हैं उसके सेफ्टी कल्चर के ऊपर, पर क्या इस एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट में वो सेफ्टी कल्चर का कोई रोल है, वो कहना सही नहीं होगा। अच्छा, हमारे तीसरे मेहमान आ चुके हैं एहसान खालिदी स्टूडियो में। सर, हाउ यू? एयर कमोडोर बहल, एयर वाइस मार्शल भटनागर। एहसान खालिद जी, आप भी पूर्व कमर्शियल पायलट हैं। सर, हम लोग आपसे आने से पहले हम लोग यही चर्चा कर रहे थे इन तस्वीरों के ऊपर, जो 2 वीडियोज़ हैं हमारे पास, और कुछ जो इसके ऊपर एक्सपर्ट्स ने आप जैसे जो कुछ कमेंट्री किए, कुछ बताया कि क्या नज़र आता है। तो पहली बात तो ये कि जो ये लैंडिंग गियर है इसका, ये क्यों बाहर है 625 फीट की ऊंचाई पर जाने के बाद भी, जो अनयूजुअल है? इसमें 2 चीज़ें। एक चीज़ सही है कि लैंडिंग गियर मतलब चक्का नीचे है। दूसरी चीज़, वो 625 फीट पे था, वो सही नहीं है। ओके। क्योंकि एक तो कहीं से हमें ये रिकॉर्ड ही नहीं है कि वो 625 फीट कैसे था। अगर आप देखेंगे कि जहाज़ अगर 625 फीट पे चला गया था, इसका मतलब ये है कि उसके तो फ्लैप्स भी ऊपर होने चाहिए थे। नॉर्मल है, 400 फीट से ऊपर आप ले सकते हो फ्लैप्स ऊपर। तो ये 600, अभी आप ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं विंग का, आप विंग देखें, विंग टू विंग टिप जो डिस्टेंस है वो करीब 200 फीट का है, मतलब कि जहाज़ का ये। अगर आप उसको वर्टिकली लगा देंगे तो पूरा का पूरा एक विंग टिप पे आपको ग्राउंड आ जाएगा। तो ये मैक्सिमम ग्राउंड से 200 फीट के ऊपर पे मैक्सिमम गया है। अच्छा, ठीक है। दूसरी चीज़, 200 फीट के ऊपर जाने के बाद जहाज़ के परफॉर्मेंस में थोड़ा डिग्रेडेशन आता है, क्योंकि वो ग्राउंड इफेक्ट से बाहर निकलता है। ग्राउंड इफेक्ट में थोड़े लिफ्ट की मदद मिलती है, विंग्स के नीचे जो हवा दबा होता है उससे थोड़े ज़्यादा लिफ्ट मिलता है और ड्रैग कम होता है। कंसिडरिंग कि एयरक्राफ्ट में देयर वाज जो लॉस ऑफ पावर था, ठीक है, वो इतना था कि जहाज़ जो है वो टेक ऑफ तो कर गया, और जैसे ही ग्राउंड इफेक्ट के ऊपर में गया, अब उसमें उतनी जान बची नहीं थी, वो वापस नीचे की तरफ आने लगा। तो लॉस ऑफ पावर, लॉस ऑफ पावर कब हुआ आपके हिसाब से? लॉस ऑफ पावर डेफिनेटली एक स्पीड होता है जिसको हम बोलते हैं डिसीजन स्पीड। उस डिसीजन स्पीड के बाद आप रिजेक्ट नहीं कर सकते, जहाज को आप मतलब अबॉर्ट नहीं कर सकते। आप अबॉर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो यू आर कमिटेड टू टेक ऑफ। उतनी रनवे में उतनी जगह नहीं है कि आप रोक सकते हो उसको। और वो स्पीड हम हर फ्लाइट में कैलकुलेट करते हैं। वो जब स्पीड निकल जाता है तो पायलट का माइंड एकदम मेकअप होता है, गो, ऊपर ही जाना है। हाँ, ऊपर ही जाना है। तो वो उन्होंने ऊपर किया, और उसके बाद दूसरी चीज़ ये कि जहाज़ एकदम बिल्कुल सही जा रहा है, किसी भी तरह का मेरे हिसाब से अगर जो इससे पहले पावर लॉस अगर हुआ होता तो जहाज इतना स्टडी नहीं होता। अब जब पावर लॉस आप कहते हैं, सरल शब्दों में मतलब क्या? अच्छा, पावर लॉस का मतलब ये हुआ कि आपके इंजन से क्या होता है कि आप एक्सेलेरेटर देते हो तो गाड़ी आगे जाती है, ठीक है, और अगर जो उसका मैं बंद कर दूं तो सडन पावर लॉस हो जाएगा। पावर का मतलब यही है। इंजन शटडाउन, इंजन शटडाउन 100% पावर लॉस है। ऐसा भी हो सकता है कि 50% हो, 30% हो, कितना हुआ हो, कितनी देर के लिए हुआ हो। जैसे कि कोई बर्ड इंजस्ट होके निकल गया, तो मे बी 10 सेकेंड, मे बी 15 सेकेंड के लिए इंजन जो है वो रिकवर करने की कोशिश करेगा, फिर रिकवर कर जाएगा। लेकिन अब वो पूरा अपना पूरी ताकत को लेकर के नहीं आएगा। देखिए, जहाज जो है हवा में उड़ता है, प्राइमरी रीज़न ये है कि हमारा जो विंग होता है उसके ऊपर में हम हवा को इस तरह से गोल घुमाते हैं कि कम दबाव बने और हम उड़ते हैं। इतना, इसको लिफ्ट बोलते हैं। अपवर्ड फोर्स जनरेट करता है विंग, और इसको ज़्यादा जनरेट करे इसके लिए मुझे फॉरवर्ड स्पीड चाहिए, वो हमें इंजन देता है। ठीक है, अगर इंजन कम पावर देगा तो मेरी फॉरवर्ड स्पीड भी कम रहेगी। इंजन के पावर ना देने की वजहें क्या क्या हो सकती हैं? आपने एक बताई, बर्ड हिट हो जाए शायद। एक बर्ड हिट हो सकता है, दूसरा हो सकता है टेक्निकल फेलियर। टेक्निकल फेलियर में मैकेनिकल फेलियर हो सकता है, कुछ पार्ट्स टूट जाते हैं। वेरी अनलाइकली कि आपको दोनों ही इंजन पे साइमल्टेनियसली उसी वक्त पावर फेल हो के 100%। लेकिन अगर एक इंजन चल रहा होता तो शायद वो बचा सकते थे। सर, आप इसे देखें, अगर एक इंजन चल रहा होता और ये पायलट जो है अपने स्ट्रेट लाइन से ना लेफ्ट गया ना राइट गया, तो ये दुनिया का सबसे अच्छा पायलट डेफिनेटली था। कोई यौ नहीं हुआ, कोई रोल नहीं हुआ। ठीक है, तो एक तो ये तो सिंगल इंजन का कंडीशन तो यहाँ पे है नहीं। ठीक है,
अब बात करते हैं कि बहुत जगहों में मैंने सुना कि फ्यूल कंटामिनेशन हो सकता है। हमने डिस्कस किया अभी। हाँ, अगर फ्यूल कंटामिनेशन आप अगर 100 बार करेंगे ना, तो एक इंजन अभी फेल करेगा, दूसरा 4 घंटे के बाद करेगा। ठीक है, कुछ नहीं तो 15 मिनट का ये एग्जैक्ट सेकंड टू सेकंड में फ्यूल कंटामिनेशन नॉट अ पॉसिबिलिटी। फ्यूल कंटामिनेशन भी बिल्कुल एक साथ दोनों इंजन को बंद नहीं करेगा। वो भी नहीं। अगर आप जहाज में जैसे कि तेल खत्म होता है और लास्ट समझिए एक कप, आपका लास्ट कप तेल बचा हुआ है, उसमें भी एक इंजन पहले बंद होता है और दूसरा इंजन चलता रहता है। तो ये साइमल्टेनियस होने का मतलब ये है, मैकेनिकल फेलियर में रूल आउट करता हूं। इलेक्ट्रॉनिक्स, ये जहाज, आजकल के जहाज एक्सट्रीम मशीन्स हैं, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटराइजेशन का बहुत रोल होता है। तो इनफैक्ट पायलट जो है जहाज में स्विचेस ऑपरेट करता है, कंट्रोल्स भी स्विच होता है, वो स्विच फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल बन कर करके कंट्रोल्स में जाता है और फिर कंट्रोल्स को उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल से हम मैकेनिकल सिग्नल बना करके काम करते हैं। तो एन इलेक्ट्रिकल मैल फंक्शन, अ कंप्यूटराइज मैल फंक्शन एंड दैट जो कि कंप्लीट सिस्टम को पैरालाइज कर दिया है, दैट इज अ पॉसिबिलिटी। और वो ऐसे ऐसे सिग्नल्स लेकर के आएगा कॉकपिट में कि दो पायलट नहीं, हम लोग जैसे जैसे जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है, इस DFDR को लेकर के बैठ कर करके सोचेंगे, देखेंगे, तब भी ये नहीं पता कर पाएंगे कि व्हाट वाज द प्राइमरी कॉज। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का जो शॉर्ट सर्किट, घर में शॉर्ट सर्किट होता है, पता ही नहीं चलता है कहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं एहसान जी को पूछना चाहता हूँ। एहसान जी, एक पहले भी इस 787 में और खासकर एयर इंडिया के 787-8 में एक FMS फेलियर हुआ था जी। तो उसका क्या इफेक्ट होता है नॉर्मली? सर, फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम जो है ये वैसे ही है जैसे कि आपके गाड़ी में आप डेस्टिनेशन फीड करते हैं तो वो पूरा का पूरा रास्ता बताता है। उसी का एक एडवांस्ड वर्जन है जिसमें कि आपने नेविगेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, वो सब चीज़ को डाल रखा है। वो एक कम्युनिकेशन बॉक्स होता है और वो बॉक्स फेल कर सकता है, वो परफेक्टली फाइन है। किसी एक फेलियर से ये एक्सीडेंट नहीं हो सकता है। मैं आपको ये बताऊं कि मैं दूसरे चैनल पे था, उसमें जो सर्वाइवर है उसका स्टेटमेंट है और वो स्टेटमेंट इतना बड़ा है, इट इज सच अ ह्यूज इम्पैक्ट। वो कहता है कि मैंने ऐसा लगा कि प्लेन एक जगह रुक गया। दैट वॉज द टॉप ऑफ द क्लाइंब। वो जहाज हेजिटेट किया, जो हम देख सकते हैं। उसके बाद एक ऐसा लगा जैसे कि इंजन को रेस किया गया। तो टेक ऑफ में फुल पावर होता है, तो वो पावर के आगे रेस करने का कोई सवाल नहीं पैदा होता है। ठीक है, लेकिन वो आदमी क्या कह रहा है कि उसने एक साउंड सुना जो कि ऐसा लगा कि रेस कर रहा है। वो साउंड जो है मेरे हिसाब से एक सिस्टम होता है दैट इज कॉल्ड रैम एयर टर्बाइन। वो इलेक्ट्रिकल पावर को देने के लिए होता है जब दोनों इंजन फेल कर जाए। अब देखिए, सारी चीजें जो हैं वो एकदम सही बैठने लगती हैं। अगर दोनों इंजन फेल कर गया हो, एज सुन एज रोटेशन हैज हैपेंड, लैंडिंग गियर कैन नॉट बी रिट्रैक्टेड, जो नहीं हुआ। और दोनों इंजन के फेल होने की वजह से एयरक्राफ्ट कुछ दूर तक तो इनर्शिया से गया, उसके बाद उसको वो उतरने लगा, देयर वाज नो यॉ। तीसरी चीज ये आदमी बोल रहा है कि रुक गया और फिर वो नीचे, फिर वो एक बहुत ही अहम बात करता है कि लाल ब्लू बत्ती जल गई। इसका मतलब ये हुआ कि एयरक्राफ्ट इमरजेंसी पावर सिस्टम पे आ गया था बिफोर इंपैक्ट। उस आदमी ने, किसी पैसेंजर ने, मैंने सुना, बोला उसने, लाइटें जलने लगी जी। आज तक किसी पैसेंजर ने, सर्वाइविंग पैसेंजर ने लाल ब्लू लाइट नहीं देखी होगी। ये सिर्फ हम देखते हैं टेस्ट करते वक्त। इमरजेंसी लाइट का मतलब ये होता है कि ऑल द चैनल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैज फेल्ड, और वो इसलिए भी फेल कर सकता है कि दोनों इंजन फेल्ड है। अब बड़ी डिटेल में आपने बताया सर। और ये हाईली स्पेशलाइज्ड एयरक्राफ्ट है, मॉडर्न एयरक्राफ्ट है, सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंडेंट है इसका। जी सर। अब अगर ये सब कुछ हुआ जो भी हमने डिस्कस किया, इतना बड़ा फेलियर इस मशीन का, इतनी कॉम्प्लिकेटेड, जटिल लेकिन मॉडर्न मशीन का, और जो इससे पहले कभी नहीं हुआ, वो कल क्यों हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, इसके पीछे किसी की लापरवाही थी या मशीन है, और मशीन में कभी कोई गड़बड़ी आ सकती है। लेकिन एक एयरक्राफ्ट जैसी चीज़ जिसमें छोटी सी भी खराबी इतनी जाने ले सकती है, जैसा हमने देखा, जो कभी हुआ नहीं, वो क्यों हुआ, ये तो अब पूरी जांच के बाद ही पता लगेगा। लेकिन बहुत कुछ
पता चलता है हमारे जैसे लोगों को, खासकर जो कि एक्सपर्ट्स नहीं है इस चीज़ के, जब सुनते हैं आप लोगों को। बहुत शुक्रिया एहसान साहब स्टूडियो में आने के लिए, बहुत धन्यवाद आपका। एयर कमोडोर बैल बहुत शुक्रिया आपका। AVM भटनागर बहुत धन्यवाद आपका।